सदियों से भारत को एक दिलचस्प नाम से जाना जाता है, सोने की चिड़िया। यह नाम यूं ही नहीं दिया गया था। यह एक ऐसी धरती की बात करता था जो धन दौलत से भरी हुई थी। बुलंद हिमालय से लेकर कन्याकुमारी की नोक तक भारत संपत्ति, ज्ञान और सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रकाश स्तंभ था। यात्री, विद्वान और व्यापारी सभी दूर दूर से सोने की चिड़िया के गीत के आकर्षण से खींचे चले आते थे। लेकिन किसी भी कहानी की तरह भारत की कहानी में भी धूप और छाया दोनों है। यह निबंध भारत के मनोरम इतिहास में उतरता है, उन कारकों की खोज करता है जिन्होंने इसे सोने की चिड़िया का खिताब दिलाया। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, यह समझने के लिए हमें समय में पीछे जाकर उसके प्राचीन अतीत में जाना होगा। सिंधु और गंगा जैसी शक्तिशाली नदियों से पोषित यह भूमि उल्लेखनीय रूप से उपजाऊ थी। उपमहाद्वीप की ये जीवन रेखाएं भूमि को प्रचुर मात्रा में फसलों का उपहार देती थीं। खेतों में गेहूं लहराते थे, चावल के खेत धूप में चमकते थे और मसालों की एक विशाल श्रृंखला हवा को सुगंध से भर देती थी। यह कृषि प्रचुरता भारत की समृद्धि की आधारशिला थी। उपजाऊ मैदानों से परे भारत के पास प्राकृतिक संसाधनों का खजाना था। इसकी धरती की गहराई से सोना और हीरे जैसी कीमती धातुएं निकलीं। इन दौलत को कुशलता से उत्तम आभूषणों और शानदार वास्तुकला में ढाला गया। भारत की संपत्ति केवल भौतिक संपत्ति से नहीं मापी जाती थी। इसमें ज्ञान और बौद्धिक गतिविधियों का खजाना भी शामिल था। प्राचीन भारत सभ्यता का पालना था, एक ऐसी भूमि जहां महान दिमाग ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करते थे और अभूतपूर्व खोजें करते थे। आर्यभट्ट के जटिल गणित से लेकर सुश्रुत की अग्रणी चिकित्सा पद्धतियों तक भारत के विद्वानों और विचारकों ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों ने दूर दूर से छात्रों और विद्वानों को आकर्षित किया। इन संस्थानों के पवित्र हॉल के भीतर ज्ञान का आदान प्रदान, बहस और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है। खगोल विज्ञान, चिकित्सा, गणित और दर्शन शास्त्र में भारत का योगदान प्राचीन व्यापार मार्गों के साथ फैला, जिससे संस्कृतियां समृद्ध हुईं और मानव इतिहास का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत के धन का आकर्षण भौतिक और बौद्धिक दोनों एक चुंबक का काम करता था। व्यापारियों और खोजकर्ताओं को इसके तटों की ओर खींचता था। प्रसिद्ध सिल्क रोड जैसे प्राचीन व्यापार मार्ग भारत को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली जीवन रेखा बन गए। मसाले, वस्त्र, कीमती पत्थर और उत्तम कलाकृतियां भारत से बाहर जाती थीं। ऊंटों के करवां और खजानों से लदे जहाजों द्वारा ले जाई जाती थीं। असिकी उसी अदगिही अपने बेशकीमती सामानों के बदले में भारत को सोना और चांदी प्राप्त हुआ, जिससे एक विशाल धनवान देश के रूप में इसकी प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। इस जीवंत व्यापार ने आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया, जिससे हलचल भरे शहरों का विकास हुआ और कलाओं का संरक्षण हुआ। भारत की वास्तुकला की भव्यता, इसकी मूर्तियों की जटिलता और इसके वस्त्रों के जीवंत रंग इसकी आर्थिक शक्ति के प्रमाण थे। भाग 5, अजनबियों का आगमन। शुरुआती मुलाकातें और उनका प्रभाव। एशिया के चौराहे पर भारत की रणनीतिक स्थिति ने इसे सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बना दिया, लेकिन इसने उन लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया जो इसकी दौलत को नियंत्रित करना चाहते थे। अपने पूरे इतिहास में भारत ने विभिन्न समूहों के आगमन को देखा। कुछ जिज्ञासा से प्रेरित हुए तो कुछ धन और शक्ति के वादे ऐसी। सिकंदर महान के नेतृत्व में यूनानियों ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश किया, जो सांस्कृतिक मेल का प्रमाण छोड़ गाया। फारसियों ने भी भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर अपनी छाप छोड़ी। इन अंतःक्रियाओं ने नए विचारों और रीति रिवाजों को पेश करते हुए भारत की संप्रभुता पर बाहरी दबाव की शुरुआत को भी चिह्नित किया।
भाग 6 शोषण की छाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। 17वीं शताब्दी में भारत के तट पर एक नया खिलाड़ी आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापार की आड़ में आने वाली इस कंपनी ने धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार किया, आंतरिक संघर्षों का फायदा उठाया और अपनी सैन्य शक्ति का लाभ उठाया। मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, जिससे एक शक्ति शून्य पैदा हो गया। व्यापारिक उद्यम राजनीतिक प्रभुत्व की तलाश में बदल गया। भाग 7 ताज का गहना। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ पूर्ण हो चुकी थी। आर्थिक शोषण और राजनीतिक दास्ता से चिह्नित कंपनी के शासन ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के ताज के गहना में बदल दिया था, जो औपनिवेशिक शक्ति के लिए अपार धन और प्रतिष्ठा का स्रोत था। भारत के संसाधनों को ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए निकाल लिया गया। भाग 8 आजादी की लड़ाई। भारत की आजादी की लड़ाई। सोने की चिड़िया की आत्मा हालांकि धूमिल थी, बुझी नहीं थी। 20वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय हुआ, स्वतंत्रता के लिए एक सामूहिक आह्वान जो पूरे उपमहाद्वीप में गूंज उठा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता उभरे, जिनमें से प्रत्येक ने जनता को प्रेरित करने और ब्रिटिश शासन को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अहिंसक प्रतिरोध के गांधी के दर्शन, सत्याग्रह, ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार साबित हुए। नमक सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक जीवन के सभी क्षेत्रों के इंडियाइयों ने स्वशासन और औपनिवेशिक उत्पीड़न के अंत की मांग करते हुए अवज्ञा के कार्यों में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम लंबा और कठिन था, जो बलिदानों और अटूट दृढ़ संकल्प से चिह्नित था। भाग 9 एक राष्ट्र का पुनर्जन्म। 1947 के बाद का इंडिया। 15 अगस्त 1947 को सदियों के विदेशी शासन के बाद भारत ने आखिरकार अपनी कड़ी मेहनत से हासिल की आजादी हासिल कर ली। सोने की चिड़िया हालांकि घायल हो गई थी, अपने पिंजरे से मुक्त हो गई थी। आगे की यात्रा चुनौतियों से भरी थी। उपनिवेशवाद के निशान गहरे थे और नए स्वतंत्र राष्ट्र को खरोंच से खुद के पुनर्निर्माण के कठिन काम का सामना करना पड़ा। भारत ने लोकतंत्र का रास्ता चुना, एक ऐसा संविधान अपनाया जिसने अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी। गरीबी उन्मूलन, शिक्षा को बढ़ावा देने और एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया। यात्रा आसान नहीं थी। सांप्रदायिक हिंसा, आर्थिक असमानताएं और सामाजिक अन्याय भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते रहे। भाग 10 प्रगति के पथ पर चुनौतियां। आधुनिक भारत की बाधाएं। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद आधुनिक भारत अपने औपनिवेशिक अतीत के अवशेषों से जूझ रहा है। गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक असमानता देश की प्रगति पर छाया डाले हुए है। अमीर और गरीब के बीच की खाई एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच एक चुनौती बनी हुई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। धार्मिक असहिष्णुता का उदय, सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक ध्रुवीकरण भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा करते हैं। पर्यावरण क्षरण, तीव्र शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। भाग 11 निष्कर्ष। सोने की चिड़िया का पुनरुत्थान। भारत की कहानी मानव भावना के लचीलेपन का प्रमाण है, विजय और क्लेश की गाथा। हालांकि सोने की चिड़िया उपनिवेशवाद के भार तले दब गई थी, लेकिन उसकी भावना वास्तव में कभी नहीं टूटी। प्राचीन गौरव से लेकर औपनिवेशिक दास्ता
और बाद में एक आधुनिक लोकतंत्र के रूप में एक राष्ट्र की यात्रा अपने लोगों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजर रहा है, यह अपने अतीत की विरासत को अपने भीतर समेटे हुए है। गौरवशाली और दर्दनाक दोनों तरह की चुनौतियां निर्विवाद हैं, लेकिन नवाचार, दृढ़ संकल्प और एक उज्जवल भविष्य में अटूट विश्वास की भावना भी है। सोने की चिड़िया हालांकि डरी हुई है, एक बार फिर उड़ने के लिए तैयार है। उसके पंख 1 अरब दिलों के सपनों और आकांक्षाओं को समेटे हुए हैं।